start to continue some more questions on machine learning, right? So in classification, in multi-classification, number of classes must be a multi-classification है, right? So इसमें क्या होगा, मल्टी क्लासिफिकेशन आपको तब होता है जब आपके जो क्लासेस हैं वो 2 से ज़्यादा हों, 2 से आपकी क्लासेस जब ज़्यादा होंगी तो होएगा, वरना ये आप इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। बाइनरी में आपका ए और बी या 0 और 1 2 क्लासीफाई हो जाएगा। तो ये मल्टी क्लासिफिकेशन तब होता है जो आपका ग्रेटर देन 2 हो। सो ग्रेटर देन 2, which of the following can only be used when training data are linearly separable? Okay, सो ये इसका डायरेक्ट आंसर है हार्ड मार्जिन। हार्ड मार्जिन में क्या होता है, एसवीएम में इन्होंने एसवीएम के रेस्पेक्ट में बात की है। सो लेट्स से कि जैसे आपके डेटा पॉइंट्स हैं कुछ इस टाइप से है, ये 4 डेटा पॉइंट है और ये क्लास ए को बताते हैं और ये दूसरे डेटा पॉइंट्स हैं, ये क्लास बी को बताते हैं। ओके ये क्लास बी को बताते हैं। सो लीनियरली सेपरेबल कब होगा, जब इन दोनों में कोई भी आउट, जैसे ये क्लास ए है, अगर ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, सो इसका कोई एलिमेंट इधर इस तरफ प्रेजेंट नहीं होगा और इसको आप लीनियरली इजीली सेपरेबल कर सकें किसी भी हाइपर प्लेन से, राइट, तब होगा। अदरवाइज अगर ऐसा हो, ये तब हार्ड मार्जिन का केस होता है। सॉफ्ट मार्जिन में क्या होते हैं कि आप अलाउ करते हैं कि कुछ हद तक जो है आपका आउटलायर्स हो सकते हैं। आउटलायर्स हो सकते हैं मतलब इन द सेंस कि ये जो ब्लू वाला है ये हो सकता है कि यहाँ पे एक लाई कर रहा हो या फिर यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा हो, है ना, तो आपका जो हाइपर प्लेन होता वो यहाँ से निकल जाता इस तरीके से, तब वो सॉफ्ट मार्जिन का केस होता। लेकिन एग्जैक्ट अपने को हार्ड मार्जिन जब यूज़ करना होता है तब आपको एग्जैक्ट लीनियरली सेपरेबल डेटा आपको चाहिए होता है। इम्पैक्ट ऑफ हाई वेरिएंस ऑन द ट्रेनिंग सेट। सो अगर हाई वेरिएंस है ट्रेनिंग सेट में तो क्या होगा कि जो डेटा पे जो टेस्ट रिजल्ट्स होंगे, टेस्ट सेट जो टेस्ट ट्रेनिंग टेस्ट डेटा सेट होगा वो आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। सो क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाई वेरिएंस में टेस्ट डेटा सेट पे एरर्स रेट ज़्यादा होंगे और एरर रेट्स बहुत ज़्यादा कब होंगे, जब टेस्ट डेटा सेट पे एरर रेट्स बहुत ज़्यादा कब होंगे, जब वो ओवरफिटिंग का केस बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स है ना, तो आपके मॉडल क्या करेगा, यहाँ से ये ओवरफिटिंग का केस बन गया, ठीक है, ये यहाँ पे। अब आपने टेस्ट डेटा सेट में एक नया पॉइंट इसी डेटा को दिया, वो मान लो यहाँ पे हुआ, करेक्ट। सो ये वाला जो दूरी है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से इसमें एरर रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो एरर रेट्स हाई कब होंगे, जब आपका ये ओवरफिटिंग जब होगा डेटा। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड मार्जिन। सो हार्ड मार्जिन मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था, SVM अलाउ वेरी लो एरर इन क्लासिफिकेशन, ये होता है।
एस वी एम जो बहुत क्लासिफिकेशन, जो 2 क्लासेस के जो डेटा होते हैं उसमें एरर बहुत कम अलाउ करता है। ये बोलता है कि आप पूरा लीनियरली सेपरेबल हो, अ, तब आप हार्ड मार्जिन अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको सॉफ्ट मार्जिन के साथ जाना पड़ेगा फिर। सॉरी। द इफेक्टिवनेस ऑफ एस वी एम डिपेंड्स अपॉन, सो इसकी एस वी एम की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है, एक तो आपकी कर्नल पे करेगी, एक गामा पे करेगी, और एक इसकी सी वैल्यू पे करेगी। सो ये इसने तीनों ही बोल दिया है। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। फिर है लास्ट, व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर। सो सपोर्ट वेक्टर कौन से इसमें से, ऑल द एग्जाम्पल दैट हैव नॉन जीरो वेट्स, द ओनली एग्जाम्पल नेसेसरी टू कंप्यूट इन एन एस वी एम। करेक्ट। सो दोनों है ये, सो ये दोनों ही सही है, क्योंकि सपोर्ट वेक्टर कौन से होते हैं, आई विल एक्सप्लेन क्या होता है सपोर्ट वेक्टर। मान लो ये आपका डेटा है ना, ये यहाँ पे एक डेटा और है आपका, और दूसरी क्लास यहाँ पे है। सो ये एस क्या करेगा, इन दोनों को सबसे दूर, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट, इन दोनों के जो वेक्टर्स हैं सपोर्ट वेक्टर्स, उन दोनों को इन बीच के बीच में एक हाइपर प्लेन लगाएगा, ताकि वो इन दोनों डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस मैक्सिमाइज कर दे। तो मान लो इसमें एक हाइपर प्लेन ऐसे आएगा, ठीक है, और इसके पैरेलल एक लाइन होगी दोनों तरफ। तो जो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये नियरली इसके ऊपर से जाएगी, ये जो ब्लू पॉइंट्स थे इनके ऊपर से जाएगी, और इधर वाली इसके ऊपर से जाएगी। इनको आप सपोर्ट वेक्टर, इनको सपोर्ट वेक्टर बोला जाता है, ताकि ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमाइज़ किया जा सके, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमाइज़ किया जा सके। सो जो इस लाइन पे जो पॉइंट्स लिए जाते हैं उसको सपोर्ट वेक्टर बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कर्नल ट्रिक। कर्नल ट्रिक क्या करता है, कर्नल ट्रिक ट्राई करता है कि आपके लो डायमेंशन डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है वो हाई डायमेंशन डेटा में, ताकि जो आपका हाइपर प्लेन है वो एडजस्ट हो सके, वो एक एडजस्ट हो सके। इसके लिए आपको तो ये क्या करता है, टू ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्रॉम नॉन लीनियरली सेपरेबल टू लीनियरली सेपरेबल। करेक्ट, यही करता है ये। आपको एक हाइपर प्लेन लगाना होता है डेटा पॉइंट्स के बीच में, तो जिसके लिए आपको लीनियरली सेपरेबल चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो हाई डायमेंशन में जाके उसको लीनियरली सेपरेबल बनाने की कोशिश करता है। ये नहीं करता है वो कि रिग्रेशन को क्लासिफिकेशन में डाल दिया और सुपरवाइज्ड को अनसुपरवाइज्ड में डाल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड व्हेन ट्रेनिंग डेटा आर लीनियरली सेपरेबल। अगर ट्रेनिंग डेटा लीनियरली सेपरेबल है सो अपन यूज़ करेंगे हार्ड मार्जिन, हार्ड मार्जिन एसवीएम, क्योंकि अलाउ नहीं करता, बहुत एरर रेट्स कम को अलाउ नहीं करता है। सो अपन लीनियर हार्ड मार्जिन एसवीएम यूज़ करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एवोल्यूशन मैट्रिक्स can be applied in case of logistic regression output to compare with the target. Which of the following evolution metric cannot be applied है, so logistic regression output to compare the target. So logistic regression क्या हो गया कि अपने को क्लासेस में आंसर मिलेगा इधर 0 1 और ए और बी में। so इसमें क्या होगा, आप एज या आर ओ सी कर्व को यूज़ कर सकते हो, एक्यूरेसी इज पार्ट यूज़ कर सकते हो, लॉग लॉस यूज़ कर सकते हो, मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्लास का नहीं बचा, फिर आप ये मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ होगा जब आपको कॉन्टीन्यूस रिजल्ट दिए गए हों।
तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो ये अगर लीनियर रिग्रेशन होता तो आप वो कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ देता, तब आप उसको मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ कर लेते। ओके, द कॉस्ट पैरामीटर in the SVM means the number of cross validation to be made, the kernel to be used, the trade-off between misclassification and simplicity of the model। ये बोला जाता है कॉस्ट पैरामीटर्स में कि जो मिसक्लासिफिकेशन ट्रेड ऑफ जो होता है बिटवीन मिसक्लासिफिकेशन एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ SVM। SVM दोनों में ही यूज़ होता है, लीनियर रिग्रेशन में, सॉरी SVM जो होता है वो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों की प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। रिग्रेशन में भी यूज़ होता है और क्लासिफिकेशन में भी यूज़ होता है, दोनों में SVM यूज़ होता है। ओके, बट इसका जो मेजर इसको एज ए इम्पॉर्टेंट केस यूज़ होता है वो होता है टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन में। ओके, सो टेक्स्ट एंड हाइपरटेक्स्ट कैटेगराइजेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, clustering of news article, all of the above. So all of the above is the correct option. D is the correct option. How can SVM be classified? It is a model trained using unsupervised learning. SVM जो होता है वो supervised learning का part होता है। So unsupervised का तो example option गलत हो गया। It's a model trained using unsupervised, ये भी गलत हो गया। It's a model, last वाला भी unsupervised पे है, so correct is the C is the correct option. It can be also used for classification and regression, दोनों में यूज़ किया जाता है। Okay. Which of the following can help to reduce overfitting in SVM? SVM में overfitting यूज़ हुई है, so अपन इसमें slack variables यूज़ करेंगे। Okay, अब I'll explain slack variable क्या होता है। So जो डेटा पॉइंट्स थे अपने दोबारा से बना देते हैं। ये क्लास के थे और ये हमारे दूसरी क्लास के डेटा पॉइंट्स हैं कुछ, ये दूसरी क्लास के डेटा पॉइंट्स हैं। सो इसमें क्या हो गया, ये ओवर फिटिंग का केस हो गया। तब इसमें क्या किया जाता है कि जो हाइपर प्लेन है उसमें आप अलाउ कर देते हो कि आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे रह सकते हैं। जैसे मान लो बी क्लास का जो ए क्लास का जो है कुछ पॉइंट यहाँ पे होगा, ये अलाउ कर दिया जाता है ताकि ओवर फिटिंग का केस रिड्यूस हो सके। इसको स्लैक वेरिएबल बोला जाता है। सो अपन स्लैक वेरिएबल की यूज़ से SVM की ओवर फिटिंग को हटा सकते हैं। Okay. Suppose you have trained an SVM with linear decision boundary. After training SVM, you correctly infer that your SVM model is underfitting. इस बार underfitting है। Which of the following is best option would you like to consider iterating SVM next time? So you want to increase your data points. ज़रूरी नहीं है कि डेटा पॉइंट्स को इंक्रीज़ करने में ये कोई गारंटी नहीं देता कि आपने ये कोई गारंटी नहीं देता कि आपने डेटा पॉइंट्स इंक्रीज़ करे तो आपकी अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यू वांट टू डिक्रीज़ योर डेटा पॉइंट्स, ये तो गलत होगा कि आप जितने डेटा पॉइंट्स उसको ही डिक्रीज़ कर दिया तो और अंडर फिटिंग का केस बनेगा। पॉसिबल है कि इसमें बन सकता है। यू विल ट्राई टू कैलकुलेट मोर वेरिएबल्स, करेक्ट। अपन मोर वेरिएबल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू रिड्यूस द फीचर, विल ट्राई टू रिड्यूस द फीचर इफ इट्स अ ओवर फिटिंग का जो केस होता है ना,
अगर ओवर फिटिंग का केस होता तो अपन फीचर्स रिड्यूस करने की कोशिश करते और उस फीचर्स में देखते कि कोलिनियरिटी है तो अपन फीचर्स रिड्यूस कर देते, बट यहाँ पे नहीं करेंगे ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अबाउट ट्रू अबाउट एसवीएम कर्नल इन एसवीएम। कर्नल फंक्शन मैप लो डायमेंशन डेटा टू हाई डायमेंशन स्पेस। करेक्ट, ये जो कर्नल, इसका काम यही होता है कि लो डायमेंशन डेटा को हाई डायमेंशन डेटा में ट्रांसफॉर्म करता है ताकि जो डेटा है, जो पॉइंट्स हैं, वो लीनियरली सेपरेबल हों और आप उसके बीच में एक हाइपर प्लेन लगा सकें। हाइपर प्लेन लगा सकें। सो इट इज़ अ सिमिलैरिटी फंक्शन। करेक्ट, इट्स अ सिमिलैरिटी फंक्शन। इसके दोनों ही ठीक हैं। सो 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। You trained a binary classifier model which gives very high accuracy on the training data. Okay, बाइनरी क्लासीफायर है, सो अपने पास 0 और 1 है। Which gives a very high accuracy on the training data but much low accuracy on the validation data, which is false. So ट्रेनिंग डेटा पे हाई एक्यूरेसी है। अगर ट्रेनिंग डेटा पे हाई एक्यूरेसी है सो ये अंडर फिटिंग का केस तो बनेगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। सो इसमें अंडर फिटिंग का जो है ये वही सही है। सो विच इज़ फॉल्स। सो अपने को अंडर फिटिंग का केस ही निकालना है। करेक्ट। ओके, अगर इसको और एक्सप्लेन किया और रूम है तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपके पास पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये एक्स वाई प्लेन में आप, तो आपका मॉडल क्या करेगा अगर ओवर फिटिंग का केस हुआ सो ये आपका मॉडल ऐसे ट्रेन हो जाएगा। ऐसे ट्रेन हो गया, ऐसे ट्रेन हो गया तो आपका जो ट्रेनिंग डेटा पे है वो हाई एक्यूरेसी देगा क्योंकि आपने इसने पूरा पाथ ही लर्न कर लिया है ना। सो इसी पॉइंट्स को आप वापस से कैलकुलेट करोगे तो ये हाई एक्यूरेसी देगा। लेकिन वैलिडेशन डेटा पे मान लो कि आपने वैलिडेशन डेटा का यहाँ पॉइंट दिया, या वो हो सकता है कि वो यहाँ पे पॉइंट हो, या फिर अगर यहाँ पे भी पॉइंट हुआ ना, जैसे मैंने मान लिया कि वो जो पॉइंट था वो यहाँ पे था, करेक्ट, ये वाला पॉइंट था, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी लगभग। सो ये वाला एरर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ये ओवर फिटिंग का केस बनता है। तो फॉल्स पूछा इसने, इसलिए अंडर फिटिंग हो गया इसमें। सपोज योर मॉडल इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाई वेरिएंस अक्रॉस द डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वे टू ट्राई टू रिड्यूस द वेरिएंस। अब क्या है, हाई वेरिएंस है ट्रेनिंग सेट पे, मतलब ट्रेनिंग सेट पे हाई वेरिएंस है। Which of the following is not a valid way to try and reduce the variance? So increase the amount of training data in each training set. अब आपको वेरिएंस कम करना है, वेरिएंस कम करना है। सो अगर डेटा को आप ट्रेनिंग डेटा को इंक्रीज़ करोगे सो वेरिएंस पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेरिएंस का पे। इम्प्रूव द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम बीइंग यूज्ड फॉर एरर मिनिमाइजेशन। करेक्ट, क्योंकि आप मिनिमाइजेशन फंक्शन को थोड़ी ना चेंज करोगे कि वो, तो ये अपन करेंगे। सपोज यू आर यूजिंग RBF कर्नल इन SVM, ओके, और विद हाई सिग्मा वैल्यू, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। अगर आपका हाई सी जो गामा वैल्यू है वो हाई है, सो ये क्या करेगा कि ये आपको ओवर फिटिंग का केस बनाता जाएगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू उसकी हाई होगी सो ये ओवर फिटिंग का केस बनाता जाएगा। सो अगर आपका हाइपर प्लेन हुआ तो ये ऐसा ऐसा कुछ बना देगा।
अगर ऐसा ऐसा होगा सो ऐसे ऐसे हाइपर प्लेन बना देगा इसका। सो ऑप्शन देख लेते हैं। द मॉडल वुड कंसिडर इवन फार अवे पॉइंट्स फ्रॉम हाइपर प्लेन फॉर मॉडलिंग। करेक्ट, गलत है ये। मॉडल वुड कंसिडर द ओनली द पॉइंट क्लोज टू द हाइपर प्लेन फॉर मॉडलिंग। करेक्ट, क्योंकि इसने क्लोज बना दिया है ना उसको, ओवर फिटिंग करता चला गया है। सो अगर यहाँ का भी कोई पॉइंट मिलेगा ना मेरे को, सो ये उसके बाहर मानेगा उसको। We usually use feature normalization before using Gaussian kernel in SVM. What is true about feature normalization? What is true about feature normalization? We do feature normalization so that the new feature will dominate other. हाँ, correct. Sometimes feature normalization is not feasible in case of categorical variables. Feature normalization always help when we use Gaussian kernel in SVM. Correct. So 1 और 3 इसके correct option है, 1 और 2 इसके correct option है. Wrapper methods are hyperparameter selection methods that should be used whenever possible because they are computationally efficient. No, should be avoided unless there are no other options because they are always prone to overfitting. No, are usually mainly when the learning machines are black box. Correct, तभी अपन wrapper method use करते हैं. So C is the correct option. Which of the following method cannot achieve zero training error on linearly separable data set? So डिसीजन ट्री 15 नियरेस्ट नेबर, हार्ड मार्जिन तो होता ही है. सो 15 डिसीजन ट्री इस पर अचीव नहीं होगा क्योंकि नेबर से इन्फ्लुएंस होगा ना इसका. सो इस पर अचीव नहीं होगा आपको. विच स्टेटमेंट अबाउट आउटलायर इज ट्रू? Outlier should be a part of the training data set but should not present in the test data set. Outlier should be identified and removed from data set. ये जरूरी नहीं है ये सही हो. ये नेचर ऑफ द प्रॉब्लम डिटरमाइन हाउ आउटलायर्स आर यूज्ड. करेक्ट, ये करेक्ट है. इसमें अगर आपका बहुत जनरल एग्जांपल है इसका सैलरी का, कि जो नीचे का बंदा है उसकी सैलरी हो सकती है 0 हो और जो टॉप पे बैठा है बंदा उसकी हो सकती है कि दिन की 10,000 करोड़ CR हो. राइट. सो इसको आप आउटलायर थोड़ी ना बोलोगे कि 10,000 करोड़ बंदा कमा रहा है तो वो आउटलायर हो गया. सो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो. ओके. If TP, FP, FN true, this is true positive. TP is true positive. ये क्लासिफिकेशन के सवाल है. FP is false positive. FN is false negative. And TN is true negative. अब इसने पूछा एरर रेट विल बी. सो इसका एरर रेट होगा आपका ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव अपॉन ऑल टोटल अपॉन टोटल हो जाएगा. सो ये हो गया आपका 9 + 70 अपॉन ये कितना हो गया 9 15 और 26 या अब जितना भी होगा उसको कैलकुलेट कर लेना. 4 इसमें गया और 26 और 32 और 9 41 और 40. 101 होना चाहिए. 70 और 40 110 111 होगा. सो ये 79 अपॉन 111 के आसपास आएगा. देख लेना इसको कैलकुलेट करके कितना वैल्यू आएगा इसको.
मैं कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा हूँ. Okay, so the next question is, imagine you are solving a classification problem with highly imbalanced class. The majority class is observed 99% of times in the training data. ये हाईली इम्बेलेंस्ड क्लास है, सो ये मान सकते हैं जैसे हाईली इम्बेलेंस क्लास का अगर एक एग्जांपल लिया जाए, सो ये हो गया कैंसर पेशेंट ऑन द टोटल पॉपुलेशन. कैंसर पेशेंट कितने लोग होते हैं? अगर आप एक नंबर की बात करें तो हो सकता है कि 100 में से एक बंदे हो कैंसर पेशेंट हो, या 1000 में से एक बंदा हो. करेक्ट. सो ये इम्बैलेंस क्लास हो गई. द मेजॉरिटी क्लास इज ऑब्जर्व्ड 99% ऑफ टाइम्स इन द ट्रेनिंग डेटा. योर मॉडल हैज़ 99% एक्यूरेसी आफ्टर टेकिंग द प्रेडिक्शन ऑन द टेस्ट डेटा. विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू इन सच अ केस. सो इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो इसमें एक्यूरेसी इज़ नॉट अ गुड मेजर. एक्यूरेसी गुड मेजर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है ये 99% जो मान लो कि 100 में से एक बंदा को कैंसर है, राइट. सो 99% टाइम क्या होगा कि आपको अगर 99% टाइम वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि पेशेंट को कैंसर नहीं है, नो कैंसर, तो वो सही होगा, है ना. तो इसलिए 99% एक्यूरेसी आ सकती है आपकी. इसलिए इसमें बेटर होते हैं कि आप प्रिसीजन और रिकॉल यूज़ किया जाए. सो जब भी आपके पास बायस्ड डेटा होगा या फिर इम्बैलेंस डेटा होगा, इन दोनों ही केसेस में आप प्रिसीजन और रिकॉल यूज़ करेंगे, एक्यूरेसी को यूज़ नहीं करेंगे. सो accuracy matrix is not a good idea for imbalanced class problem. Correct. Precision accuracy metric is a good idea for imbalanced. नहीं, ये गलत है. Precision and recall metrics are good for imbalance. Correct. So ये दो ऑप्शन इसके करेक्ट है. The minimum time complexity for training an SVM is इतना. According to this fact, what size of data sets are not best suited. अब इसका n स्क्वायर है, ठीक है. सो मान लो अगर 100 रोज़ हैं तो इसको टाइम लगेगा 10⁴ यूनिट टाइम लगेगा. ओके, कि पावर में वो हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है. सो लार्ज डेटा सेट्स को ये हैंडल नहीं कर पाएगा. मान लो ये तो 10 का है तो 10⁴ यूनिट टाइम में कर देगा. बट मान लो कि ये आपको 10⁻10 या 20 या 30 है तो उसका इसको इतनी रोज़ हैं, 10⁻30 रोज़ हैं, उसका स्क्वायर है तो 10⁻60 यूनिट टाइम लगेगा इसको. सो जो कि हो सकता है कि आपके लिए कई साल का टाइम हो या कई जन्मों का टाइम हो. तो इसलिए लार्ज डेटा सेट में इसमें अवॉइड करेंगे अपन इसको. ओके. सेकेंड इज the type of data sets available in supervised learning is, so supervised learning में लेबल डेटा यूज़ करते हैं. लेबल डेटा सेट. Which among the following is the most appropriate kernel that can be used with SVM to separate the classes? Which among the following is the most appropriate kernel that can be used with SVM to separate the classes? So इसमें Gaussian RBF kernel better result देता है. The SVM are less effective when the data is linearly separable. इसमें most effective होगा. The data is clean and ready to use. Data is noisy and contains overlapping point. So इसमें less effective होगा कि आपके पास जो डेटा है वो noisy होगा
ओवरलैपिंग पॉइंट्स यूज़ करेंगे. Suppose you are using RBF kernel in SVM with high gamma value. What does this signify? So ये सेम है कि जो हाइपर प्लेन के जो मैंने एग्जांपल पीछे आया था कि ओवरफिटिंग का केस चला जाता है. सो ये उसी में यूज़ करने चला जाता है. आपको ऐसा पता चलता है कि तो अगर आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा तो ये उसका एस्टिमेट नहीं करेगा. The model would consider only the point closer to the hyperplane for a model is the correct option. Which of the following are component of generalization error? So bias and variance, both of them. During the treatment of cancer patients, the doctor needs to be very careful about which patient needs to be given chemotherapy. Which metric should we use in order to decide the patient who should give chemotherapy? So in this particular scenario, कीमोथेरेपी में इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपके पास अगर कोई कैंसर पेशेंट है और नॉन कैंसर पेशेंट है, सो ये इनका नंबर बहुत कम होता है. ये एक होगा या 1-2 होगा, तो ऐसे पेशेंट होते हैं. इनकी पॉपुलेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, 98 और 99 या 100 के आसपास होगी. सो आप नहीं चाहते कि इसमें ये जो 2 हैं ये छूटें, राइट. तो इसके लिए आप प्रिसीजन और यूज़ करेंगे. और रिकॉल भी आप बोल सकते हैं. रिकॉल और प्रिसीजन दोनों ही बेटर मैट्रिक यूज़ हैं. Which one of the following is suitable when the hypothesis space is richer? Overfitting is more likely. The hypothesis space is richer, overfitting is more likely. When the feature space is larger, overfitting is more likely. Correct. दोनों ही true है. Which of the following is a categorical data? So expenditure in rupees, categorical. एक्सपेंडिचर आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 104 भी कर सकते हो. तो ये कोई भी वैल्यू जो होगी वो ले सकता है. सो ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज लेगा. प्राइस ऑफ ए हाउस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस. वेट ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो कंटिन्यूस. ये आपका 64 होगा, 65 होगा, 66.6 होगा. सो ये भी branch of a bank is a categorical data. The soft margin SVM is more preferred than the hard margin SVM. Than the hard margin. So ये तब अपन यूज़ करेंगे तब अगर अपन को जो है हार्ड मार्जिन का केस में क्या होता है कि ये अगर 2 क्लासेस हैं, सो ये कंप्लीट लीनियरली सेपरेबल होनी चाहिए. लेकिन सॉफ्ट मार्जिन में ये यहाँ के इस पॉइंट को यहाँ अलाउ कर देगा, या यहाँ पे होगा तो अलाउ कर देगा ना, यहाँ पे अलाउ कर देगा. सो डेटा इज़ लीनियरली सेपरेबल. इसमें हार्ड मार्जिन प्रीफर करते हैं. डेटा इज़ नॉइजी एंड कंटेन्स ओवरलैपिंग पॉइंट्स. करेक्ट. डेटा जब नॉइजी होगा, नॉइजी इन द सेंस कि ये वाला पॉइंट ये इस क्लास का है लेकिन ये यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो या ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप सॉफ्ट मार्जिन यूज़ करेंगे. तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. In SVM which has quadratic kernel function of polynomial degree 2, the slack variable c has one hyperparameter.
what would happen if we use C of very large value? C की अगर वैल्यू बहुत लार्ज होगी, so we can still classify the data correctly for given setting of hyperparameter C. Correct. इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है. In SVM, RBF kernel with the appropriate parameter to perform binary classification where the data is non-linearly separable. In this scenario, the decision boundary in the transform feature space is non-linear. नहीं, ये उसको linear ही रखेगा. ये फिर हाई डायमेंशन में चला जाएगा, ये फिर हाई डायमेंशन में कन्वर्ट करके और फिर उसको linearly separable कर देगा. So the decision boundary that transformed feature space is linear. Which of the following is true about SVM? Kernel function map low dimension data to high dimension data. Correct. It is similarity function. Correct. दोनों true है. So C is the correct option. What is the accuracy in percentage based on the following confusion matrix of 3 classification? So accuracy पूछा इसने. Okay. So class confusion matrix दिए इसने. 14 0 0 1 15 0 0 0 6. सो जनरली जो आपको मिलती है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, वो आपकी होती है 2x2 ऑर्डर की, जिसमें प्रेडिक्टेड क्लास और ये बनती है एक्चुअल क्लास के बीच में. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ठीक है, तो ये ट्रू पॉजिटिव हो गया, ये फॉल्स फॉल्स नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये फॉल्स पॉजिटिव और ये ट्रू नेगेटिव. सो जब 3 डायमेंशनल डेटा होगा, 3 कैटेगोरिकल या 3 क्लासेस, ये 3x3 मैट्रिक्स है. सो इसके एक्यूरेसी के लिए आपको ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एस्टिमेट करने पड़ेंगे. इसके लिए एक आप सेपरेट इंटरनेट पे वीडियो रिसोर्सेज हैं, वो आप देख सकते हैं. बट फॉर करंट इसकी कैलकुलेशन जो होती है एक्यूरेसी के लिए, दैट इज़ डायगोनल एलिमेंट को लेंगे अपन 14 + 15 + 6 अपन टोटल एलिमेंट्स ले लेंगे जितने भी हैं. सो दैट विल बी द रिजल्ट फॉर द एक्यूरेसी. So you can calculate that, do the calculation. Which of the following method is used for multi-class classification? So this is one versus rest. Based on survey, it was found that the probability that the person liked to watch serials is B. So इसको A मान लेते हैं, 0.25 है. And the probability that the person liked to watch Netflix series is 0.43. तो ये मैंने B मान लिया. Also the probability that the person like to watch series and Netflix series, ये मेरी दोनों है A intersection B, 0.12 हो गई. What is the probability that the person does not like to watch either? So अपने को फाइंड करना है P not A union B not, ये सीरीज़ भी ना पसंद हो और नेटफ्लिक्स सीरीज़ भी ना हो. तो इसके लिए पहले अगर अपन A यूनियन B फाइंड करेंगे, जो कि होगा 0.25 + 0.43 - 0.12. सो इसके नंबर कितना है, 4 4 और 3 7, 4 और 2 6 - 0.12. सही हो गया 0.55. क्या अगर कैलकुलेशन सही है, 5 और 3 7 और 4 और 2 6, 4 5 और 3 8 हो गया, ये 68. तो ये हो गया 56. सो आपका B A यूनियन B का, इन दोनों का ये हो गया 1 - P A यूनियन B. सो
सो ये हो गया 1 माइनस 0.56 और ये हो गया 0.44. So this is the correct option. Last question, if a machine learning problem involve 4 attribute plus a class, so 4 attribute हैं, मान लेते हैं A3, the attributes have इतना impossible values. A की 3 values हैं, B की 2 values हैं, C की 2 values हैं, D की भी 2 values हैं. The class has 3 possible values. और जो क्लास E है, ये क्लास है, इसकी 3 वैल्यूज़ हैं. सो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज़, टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ इज इक्वल टू की 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 72. कि जैसे इसको अगर डेटा फ्रेम में अगर आप बनाओगे, सो ये हो गया A B C D और E. सो इसमें 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं, 1 0 और 2 मान लिया अपन ने. B की 2 वैल्यू आ सकती है, 98 और 99. C की वैल्यू आ सकती है 2, तो ये हो गई 50 और 51 आ सकती है. D में भी 2 वैल्यू आ सकती हैं, तो ये मैंने माना कि आपकी 1000 और 1001 आ सकती है. और E की क्लास है, सो E में आ सकती है X Y और Z. सो टोटल मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी बन सकती है, तो इसके साथ भी पेयर बन सकता है, इसका साथ भी पेयर बन सकता है, 1 का 50 के इन दोनों के साथ भी. टोटल आउटकम हो गए वो अपने 3 इंटू 2 इंटू 2 सबका मल्टीपल हो जाएगा. सो 72. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.